वक्त की बड़ी खबर, सीधे चलिए इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली धमाके पर। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। दिल्ली ब्लास्ट आतंकी घटना नंबर 1 टेरर अटैक है। ये सरकार हमले के प्रायोजक को बख्शेगी नहीं, यह भी कंफर्मेशन हो चुका है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, यह भी सरकार ने डिसाइड कर लिया है। धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली धमाके पर सीसीएस यानी भारत में सिक्योरिटी की सबसे महत्वपूर्ण हाई लेवल बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसकी बैठक हुई है। सीधे सीधे कहा है कि पहला हमला आतंकी घटना है, दूसरा आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, तीसरा आतंक पर जीरो टॉलरेंस। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. प्रधानमंत्री मोदी आज ही भूटान से लौटे हैं। भूटान से लौटते ही वो एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मिलते हैं, उनका हाल जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भूटान से भी उन्होंने आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को यही चेतावनी दी थी। उधर पाकिस्तान की हालत खराब है, बड़ी टेंशन में है वो लोग। इस बीच दिल्ली धमाके पर हर दिन नए राज का पर्दाफाश हो रहा है। बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और तुर्की से कनेक्शन सामने आया है, यानी कि एक ग्लोबल टेरर मॉड्यूल, और यह बहुत बड़ा हो सकता था। डॉक्टर का, हेडमास्टर कश्मीर का, यह भी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में एक मौलवी का पता चला है जिसे आतंकी डॉक्टर का हेडमास्टर कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी मिसिंग है, खतरा टला नहीं है, जिसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। मिल जाएगा, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज दे आर एट जॉब। इसके अलावा नई जानकारी यह है कि आतंकियों का असली टारगेट 26 जनवरी था। जैश का फरीदाबाद मॉड्यूल 2 साल से बड़े हमले की योजना बना रहा था। इसका खुलासा खुद आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन सईद ने पूछताछ में किया है। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली धमाके के पीओके कनेक्शन को डिकोड करते हैं, जिसके बारे में आपने अभी तक शायद ही सुना होगा। पहली बार टेलीविजन पर पीओके कनेक्शन आपके सामने। दिल्ली धमाके के बाद पीओके में लश्कर की मीटिंग, बड़ी खबर। कोटली में लश्कर आतंकी अब्दुल रऊफ और आतंकी रिजवान हनीफ की मीटिंग हुई है। आतंकी रिजवान हनीफ लश्कर के पीओके यूनिट का उप प्रमुख है। हबीब ताहिर पहलगाम हमले का आतंकी है। यह देखिए जरा, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, और जिसको पहनाई जा रही है उसका कुछ दिन पहले का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उसने सीधे तौर पर दिल्ली हमले का इंडिकेशन दिया था। लेकिन ये जो आतंकी है, इसको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, तस्वीरें अगर आ चुकी हैं तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है इसका। इस दौरान सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की अलग अलग टीम की कई बैठकें होती हैं। इसमें जैश और जमात इस्लामी के अलावा आईएसआई के बड़े अफसर शामिल होते हैं। भारतीय एजेंसियों ने वहां हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें यह बात पता चली थी कि भारत में निष्क्रिय हो चुके आतंकी ग्रुप्स को फंड देकर दोबारा से एक्टिव किया जाएगा। आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग ले चुके कमांडरों को फिर से मिशन पर लगाना होगा। उन्हें हर महीने वजीफा देने का सिलसिला फिर से शुरू होगा। भारत में स्लीपर सेल को भी एक्टिव किया जाएगा। इसके लिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाएगा। ब्रेन वॉश का जिम्मा किसे सौंपा गया, अब ये चेहरे सामने आ गए। नाम है इरफान अहमद, कहने को मौलवी है, इसका काम मजहब के काम को आगे बढ़ाना है,
लेकिन वो मजहब के नाम पर जैश के युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। नौगाम की मस्जिद में इमाम बनकर वो युवाओं को आतंक के रास्ते पर भटकाने का काम करता था। इमाम बनने से पहले वो श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था, सभी स्टूडेंट्स के संपर्क में था। 27 अक्टूबर को जैश के लिए नौगाम में पोस्टर चिपकाने के आरोप में 3 पुराने पत्थरबाज जब पकड़े गए तो उनसे हुई पूछताछ में ही पहली बार मौलाना इरफान का नाम सामने आया, जिसे शोपिया से अरेस्ट कर लिया गया है। मौलाना इरफान से जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने कई आतंक के राज खोले। बताया कि वो जैश ए मोहम्मद से प्रभावित था, मेडिकल स्टूडेंट को जैश के वीडियो दिखाता था, उन्हें आतंकी बनाने के लिए जोश भरने का काम करता था। उसने टेलीग्राम पर अकाउंट बनाया हुआ था जिसके जरिए वो फरीदाबाद तक जैश का प्रोपेगेंडा फैलाता था। फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुज्जमिल और दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर उमर भी उसके संपर्क में थे। लेडी डॉक्टर शाहीन सईद भी इस कट्टर मौलवी के संपर्क में थी। शाहीन गरीब मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के लिए मदरसे और मौलवी इरफान जकात के नाम पर फंड इकट्ठा करते थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इस फंड का इस्तेमाल विस्फोटक जुटाने और रेकी में किया गया। जांच एजेंसियां अभी तक इस मौलवी इरफान को फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मानकर चल रही थी। अब यहां सबसे ज्यादा फिक्र की बात क्या है? यह मौलवी सिर्फ तीसरी कक्षा पास है और इसने एमबीबीएस पास आउट कई डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया है। उनके दिमाग में जैश का जहर खोला है, उन्हें आतंकी बना दिया है। टीवी9 की टीम शोपिया के नदी गांव में मौलवी इरफान के घर पहुंची, परिवार से बातचीत की। पता चला कि इरफान ने अस्पताल में काम करने के बारे में भी परिवार को कुछ नहीं बताया था। मौलवी इरफान के घर में है और ये शोपियान में स्थित है। और बता दें आपको कि जो अभी तक इरफान पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो डरा सहमा है। कहीं ना कहीं जो है ये भी इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी सरप्राइज है कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है। जब कल ये ब्लास्ट की बात आई, अब इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये कौन सी बात है? ये तो सरासर इल्ज़ाम है उस पर, ये तो कोई साजिश है उसके खिलाफ। कहाँ से डॉक्टर को हैंडल करेगा, डॉक्टर को कुछ सिखाएगा? डॉक्टर की लेवल अलग होती है। ये तो एक अनपढ़ था, खाली दरसगाह में उसने तालीम हासिल की। दरसगाह में कौन सी तालीम हासिल होती है? खाली कुरान की। इंग्लिश नहीं वहाँ पे हासिल होता है, उर्दू वहाँ पे नहीं हासिल होता है। फिर डॉक्टर को कैसे वो हैंडल करेगा? तो ये कर वो कर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है, ये सारा इल्जामात हैं। हमने आपको आतंकियों के हेडमास्टर आतंकी मौलवी इरफान अहमद के बारे में बताया। सोचने में, बोलने में भी मुझे शर्म आती है। जिसका काम लोगों को पढ़ाने का है, वो लोगों को बहका रहा है। लेकिन अब और चिंता की वजह, उस लेडी डॉक्टर की खबर जो दिल्ली ब्लास्ट के दिन से ही सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है। नाम है डॉक्टर शाहीन सईद। डॉक्टर शाहीन सईद, जो सिर्फ नाम की डॉक्टर थी, असल में वो अल फलाह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर डॉक्टर मुज्जमिल शकील के साथ जैश के फरमान का पालन कर रही थी। अब शाहीन सईद ने पुलिस पूछताछ में जो कुछ बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। डॉक्टर शाहीन सईद के अनुसार पिछले 2 वर्षों से हमले की तैयारी की जा रही थी। विस्फोटक को जमा करने की जिम्मेदारी शाहीन सईद के पास ही थी और शाहीन ने खुद बताया कि वो ये काम पिछले 2 वर्षों से कर रही थी। यहां पर एक बात बताना जरूरी है कि अगर 2 वर्षों से ये लोग गुपचुप तरीके से ये काम कर रहे हैं तो फिर हमारी इंटेल को सोचना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात, अगर एजुकेटेड क्लास, एलीट लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो जरूर कहीं सिस्टम में लूप होल है। खैर, बात करते हैं वापस 2 वर्षों से जो तैयारी चल रही थी। इसके लिए कई आतंकी शाहीन की मदद कर रहे थे। अब यह बात सामने आ चुकी है कि शाहीन शहीद जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। वो भारत में जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की चीफ थी। वो मसूद अजहर की बहन साजिया अजहर से डायरेक्ट टच में थी और इस डॉक्टर आतंकी शाहीन सईद के पास से ही भारत में आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी भी थी।
आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में यह भी पता चला है कि उसने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को भी एक्टिव किया। अयोध्या, कहां कश्मीर, कहां अयोध्या, कहां फरीदाबाद। आतंकियों के टारगेट पर यूपी के मंदिर थे। शाहीन ने आतंकी उमर और आतंकी मुज्जमिल व अदिल के साथ मिलकर 26 जनवरी को दिल्ली में धमाके करने की योजना बनाई थी। सभी आतंकी लाल किले पर हमले की फिराक में थे। डॉक्टर मुज्जमिल और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी तक कर डाली थी। आज हम आपको सफेद कोट से आतंक के नेटवर्क तक का सफर करने वाली आतंकी शाहीन सईद की कुछ और पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वर्ष 1996, 1996। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहीन ने 1996 बैच में एमबीबीएस में दाखिला लिया। एमबीबीएस की पढ़ाई और इंटर्नशिप 2002 में पूरी की। इस दौरान डॉक्टर शाहीन मेडिकल कॉलेज कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। वैसे बताया जा रहा है कि वो पहले भी धार्मिक रूप से कट्टर थी। शाहीन सईद को लेकर उसके भाई और पूर्व पति ने टीवी 9 भारतवर्ष को जो कुछ बताया है, आपको जरूर देखना चाहिए। शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले में काफी अहम कड़ी हो जा रही है, जो पुलिस के हाथ में और जो रोज नए खुलासे कर रही है। और यह साफ हो रहा है कि शाहीन शाहिदा लगातार इन टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में थी और विस्फोटकों को वो भी इकट्ठा कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2900 किलो विस्फोटक तो फरीदाबाद से रिकवर हो गया, लेकिन क्या इन लोगों ने कहीं और भी विस्फोटक छुपा कर रखे हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इतनी बड़ी घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट जब बताया जा रहा है, आपको यकीन हो रहा है कि ऐसा हो सकता है? क्या सोचते हैं आप? यकीन कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? डॉक्टर पेशे में, हाँ, डॉक्टर पेशा में इतनी मुश्किलों में पढ़ाया मैं फादर ने, तो नहीं लगता ना। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उनका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे थे। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था ही, और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। अब आपको दिल्ली धमाके का इंटरनेशनल कनेक्शन बताते हैं। यह सबसे चिंताजनक बात है, क्योंकि इनमें जिन मुल्कों के नाम हैं उनको आप जरा गौर से देखें। उनकी हिस्ट्री शीट बड़ी खराब है। पहला नाम आप जानते हैं पाकिस्तान का होगा, दूसरा नाम शांति दूत वाले मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश, तीसरा नेपाल और चौथा तुर्की। पाकिस्तान की बात करें तो वहां का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद इस हमले की मेन कड़ी में है। बट ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। ये ध्यान से देखिए, जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन सामने आ रहा है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की बात करें तो सूत्रों से जानकारी है कि आतंकी डॉक्टर के पास विस्फोटक बांग्लादेश से आए, यानी ये वाला एरिया एक्टिव है। अब नेपाल कनेक्शन की बात करें तो विस्फोटक को बांग्लादेश से नेपाल पहुंचाया गया, यानी हम बात कर रहे हैं 2004, 2005 या उसके पहले वाले मॉड्यूल की, और वहां से फिर भारत में एंट्री कराई गई। तुर्की कनेक्शन को खंगालने पर पता चलता है कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी और आतंकी डॉक्टर मुज्जमिल शकील ने तुर्की की यात्रा की थी। दोनों तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे। उमर शकील के पासपोर्ट पर तुर्की के स्टैंप भी मिले। तुर्की जो कि हमेशा से एर्दोगान के बाद से भारत विरोधी रहा। दिल्ली धमाके की जांच के बीच एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या देश पर अभी भी कोई बड़ा खतरा बाकी है? यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस फरीदाबाद में मुज्जमिल शकील के पास से 2900 किलो जब्त कर चुकी है विस्फोटक, लेकिन अभी 300 किलो, लगभग 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था, जो फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी किया गया था। इसमें से 300 किलो विस्फोटक अभी तक नहीं मिला है। मतलब सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है बचे हुए 300 किलो के अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करना। वैसे इस बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। ध्यान से देखिएगा, पुलिस की जो कामयाबी है, पुलिस ने लाल रंग की उस इको स्पोर्ट्स कार को बरामद कर लिया है जिसकी तलाश लगातार जारी थी। इस कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव से जब्त किया गया।
सबसे बड़ी बात, यह इको स्पोर्ट आतंकी उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जिसने लाल किले के पास I-20 में ब्लास्ट किया था। हालांकि इको स्पोर्ट्स कार का पहला मालिक देवेंद्र बताया जा रहा है। यह नाम I-20 कार से भी जुड़ चुका है। पुलिस को इको स्पोर्ट्स का रंग बदले जाने का भी शक है। यह कार सीलमपुर के पते पर रजिस्टर्ड है, जिसकी तलाश पुलिस की 5 टीमें बड़ी शिद्दत से कर रही थीं, जो अब मिल चुकी है। मतलब यह कि दिल्ली ब्लास्ट के अभी और कई राज सामने आने बाकी हैं। लेकिन फिक्र में अब बात करते हैं पाकिस्तान के सिर पर मंडरा रहे मुसीबत की, जिसका नाम है तालिबान। कर्म, कहते हैं कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इस तालिबान के डर से पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान कांप रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास हथियार हैं, लेकिन तालिबान के पास परसीवरेंस है, लगातार हमला करने की क्षमता है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर सदमे में, बौखलाहट में पाकिस्तान के मंत्री और नेता धमकियों की बमबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की घबराहट को आप वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की नई धमकी से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग की स्थिति में है। ख्वाजा आसिफ, जो अपने बयानों के चलते न जाने कितनी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान पर अटैक कर सकता है। कहानी यह है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच हाल ही में 2 बार युद्ध हो चुका है। अब तीसरे राउंड के युद्ध का माहौल बन रहा है। इस संभवित वॉर 3 का परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी तरह से युद्ध वाले मोड में आ चुके हैं। अब दोनों देशों में युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं रह गया है, शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं रह गया है। पाकिस्तान की तकलीफ को और विस्तार से समझते हैं। दरअसल कल इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ, ये है वो धमाका। देखा आपने, ये था वो धमाका। और ये धमाका बाहर इसलिए हुआ क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। इस धमाके की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने ली है, जो कि तालिबान अफगानिस्तान का एक ऑफशूट है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई। जैसे ही TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद तुरंत धमकी वाले मोड में आ गए। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान जंग की स्थिति में, और TTP का हमला पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि TTP से जंग सिर्फ डूरन लाइन तक नहीं रही, बल्कि अब ये इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में हमलों के पीछे तालिबान सरकार की सीधी भूमिका है। इसके जवाब में तालिबान की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान बार बार अपने राजनीतिक मुद्दों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ 90 सेकंड में देखिए कैसे तालिबान और पाकिस्तान बम, मिसाइल और टैंक वाले युद्ध से पहले जुबानी फायरिंग कर रहे हैं। और अब क्या पता कल सुबह जब आप टीवी खोलें तो आपको पता चले कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। चिंताजनक खबर है। हालात बड़े परेशान करने वाले हैं। और पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट सिर्फ अफगान बॉर्डर पर ही नहीं है, बलूचिस्तान पर भी वहां पर टैंक्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध वाले शोले भड़क रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनाती बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर बड़ी सैन्य मूवमेंट का वीडियो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उधर अफगान सीमा पर सैनिकों की नई तैनाती शुरू हो गई है। सीमा पर हथियार और गोला बारूद भेजा जा रहा है। लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। दरअसल TTP ने इस्लामाबाद कोर्ट के धमाके की जिम्मेदारी ली है। कोर्ट के अंदर घुसने में नाकाम होने पर पुलिस वैन को टारगेट किया था। इतना ही नहीं, TTP ने और हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान में TTP के टारगेट पर गैर इस्लामी कानूनों के तहत फैसले देने वाले जज वकील हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साल पाकिस्तान में TTP के अब तक 600 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। 2024 में 482 हमलों की TTP ने जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 558 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान का कहना है कि TTP का रिमोट अफगानिस्तान के पास है। यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध वाला पैनिक बटन दब चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि TTP अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसी से भी बातचीत करने की इच्छा रखता है तो वो इंसान इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद है। उसका नाम है इमरान खान। और ये खबर हम आपको बता दें वेस्टर्न मीडिया के हवाले से अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। हम इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और शुरुआत करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस ट्रेंडिंग वीडियो से जो पिछले कई घंटों से पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। वीडियो देखिए जरा ध्यान से। इस वायरल वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि पुतिन एक कार्यक्रम में खड़े हैं। दाहिने हाथ में
असामान्य, अननेचुरल सूजन और उभरी हुई नसें दिखाई दे रही हैं। उन्होंने मुट्ठी बंद कर रखी है और चेहरे का रंग या आकृति भी कुछ सामान्य से अलग दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि पुतिन के चेहरे पर सामान्य से ज्यादा सूजन है, ब्लोटिंग या स्वेलिंग। 73 वर्ष के पुतिन बार बार अपना हाथ कसते हुए दिखाई दिए। अब पुतिन के इस वीडियो को बारीकी से डिकोड करते हैं। यह वीडियो रूस के शहर समारा का बताया जा रहा है, जहां 6 नवंबर को पुतिन ने हेल्दी फादरलैंड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीडियो में पुतिन बास्केटबॉल कोर्ट के पास खड़े हैं और उनका दाहिना हाथ सख्त और मुट्ठी बंद दिखाई दे रही है। वो खड़े खड़े धीरे धीरे हिलते हुए भी दिख रहे हैं। यही वजह है कि लोग सवाल कर रहे हैं। हालांकि पुतिन को लेकर पहले भी सवाल किए जा चुके हैं। क्या पुतिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है? क्या पुतिन की बीमारी को रूस की सरकार छिपा रही है? क्या बीमारी के कारण पुतिन सत्ता छोड़ सकते हैं? क्या हाल के वीडियो पुराने हैं या एडिट किए गए हैं? कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं जो अलास्का में गए थे वो पुतिन नहीं थे, उनका बॉडी डबल था। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं। खैर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह है, इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 26 मार्च 2025 को पेरिस में यूरो न्यूज को दिए इंटरव्यू में पुतिन की बीमारी के बारे में 3 बड़ी बातें कही थी। अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो पुतिन 2025 के अंत तक जिंदा नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुतिन को कैंसर या पार्किंसन है, लेकिन वो बहुत बीमार है। पुतिन जल्द मरेंगे, ये एक सच है। जब पुतिन मरेंगे, युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। वैसे इसके बाद पुतिन कई बार दिख चुके हैं, हेल्दी दिख चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ी चिंताजनक तस्वीरें आई हैं जिसको लेकर विमर्श है। वैसे बीमारी से अलग भी ज़ेलेंस्की पुतिन की मौत का दावा कर चुके हैं। 2 वर्ष पहले ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन की मौत उनके बेहद करीबी के हाथों ही होगी। पुतिन के राज में वो पल आएगा जब लोग उनसे नफरत करने लगेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कहा था कि पुतिन के करीबी उनसे नफरत करते हैं, लेकिन तब ज़ेलेंस्की ने पुतिन की बीमारी का जिक्र नहीं किया था। पुतिन के इस वायरल वीडियो को ज़ेलेंस्की के पूर्व एडवाइजर एंटोन गेरकाशेंको ने भी शेयर करते हुए लिखा है कि पुतिन के इस वीडियो में उनके हाथों को क्या हुआ। वैसे इससे पहले सितंबर में भी ज़ेलेंस्की के पूर्व एडवाइजर ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो रशियन सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने पुतिन के कंधों की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि आखिर ये उठी हुई चीज क्या है। वैसे कई बार सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि पुतिन को कैंसर, पार्किंसन रोग या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कुछ वीडियो या तस्वीरों में उनके हाथ कांपने या चेहरे पर सूजन दिखने को लेकर ऐसी बातें फैलती रहती हैं। पुतिन की सेहत पर अफवाहें 2000 के दशक से चल रही हैं, लेकिन वर्ष 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद ये और तेज हो गई हैं। अफवाहें इसलिए ज्यादा फैलती हैं क्योंकि नेताओं का स्वास्थ्य अक्सर गोपनीय रहता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस तरह की हर छोटी छोटी चीज पर नजर रखते हैं, क्योंकि अगर कुछ असामान्य घटे तो वैश्विक रणनीति बदल सकती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि क्रेमलिन इन सब पर कमेंट ही नहीं करता है, क्योंकि क्रेमलिन को लगता है कि वेस्टर्न मीडिया जो ये चिड़ियाएं उड़ा रहा है ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट। अब बात करते हैं उसकी जिसका इंतजार आपको है, और आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं। काउंटिंग डे के दिन सुबह 6 बजे से ये चैनल नॉन स्टॉप सबसे पहले ट्रेंड्स, सबसे पहले रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। ये हमारा आपसे एक प्रॉमिस है। खैर, इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल खबरों की तरफ रुख करते हैं। बिहार चुनाव की फाइल खोलते हैं, जहां नतीजे आने से पहले ही नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। कुछ तो रसगुल्ले बनवा रहे हैं, कुछ मंदिरों में हैं, कुछ अपनी जनता के बीच में हैं, कुछ आला कमान से बात कर रहे हैं। हर दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, जश्न के लड्डू तैयार हो रहे हैं। अरे वाह, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी बना लिए। खैर, फिलहाल बिहार की राजनीति से 3 खबरें निकल कर आ रही हैं। देखिए, जेल में बंद मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनकी जीत होगी, इसीलिए वो पटना में लाखों रसगुल्ले बनवा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए वो पैसे भी दे रहे हैं कि नहीं। खैर, दूसरे हिस्से में हम आपको एग्जिट पोल पर जारी राजनीति से अपडेट करेंगे। भले ही सारे पोल बिहार में एनडीए की वापसी के संकेत दे रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का हौसला नहीं टूटा है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आखिर में हम आपको उस डर के बारे में बताएंगे जो विपक्षी खेमे में टेंशन बढ़ा रहा है। इसीलिए महागठबंधन
कितना तैयार है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात लाखों रसगुल्लों की, मिठाइयों की, क्योंकि खबर की शुरुआत कुछ मुंह मीठा करके करते हैं। खैर, मोकामा सीट से बात करते हैं, वो क्षेत्र जो चुनाव से लेकर आज तक ट्रेंड कर रहा है। यहां जेडीयू से बाहुबली अनंत सिंह और आरजेडी से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में। वोटिंग से पहले यहां दुलार चंद यादव की हत्या हो गई और यह बहुत दुखद था जो हुआ, और उसी केस में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ गया। सोचिए, चुनाव से पहले। अभी मोकामा की चर्चा इसलिए है क्योंकि नतीजे आने में 35 घंटे का वक्त है, लेकिन यह देखिए क्या पकड़ा है। अनंत सिंह एडवांस में महाभोज की तैयारी कर रहे हैं। मेन्यू आ चुका है। जनता जनार्दन के लिए सामूहिक न्योते वाला एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में लिखा है, जरा गौर करिएगा, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के समस्त एनडीए कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभ चिंतकों के लिए आमंत्रण। आगे 14 नवंबर और पता लिखा हुआ है। यह महाभोज का औपचारिक निमंत्रण है। यानी अनंत सिंह भले ही जेल में हो, उनके समर्थक जश्न में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए बिना नतीजे आए सब कुछ रेडी है। यह तस्वीर पटना के मॉल रोड वाले आवास की है, जहां तरह तरह के व्यंजन तैयार हो रहे हैं। अभी मोकामा से उनकी पत्नी विधायक हैं और पटना में उन्हीं के आवास पर जश्न की तैयारी है। महाभोज के लिए 20,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में टेंट पंडाल लगाया गया है। यह देखिए जरा, अंग्रेजी में आजकल एक नया वर्ड है मैनिफेस्टेशन, ये उसे कह सकते हैं। हिंदी में बिहार में से दमंगई कह रहे हैं आजकल। खैर, 50,000 लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था है। 50 से ज्यादा हलवाइयों की एक बड़ी टीम काम में जुटी है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए 2 लाख रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। गिनेस बुक की टीम को भी बुला लेते। खैर, मिठाइयों के लिए 4000 लीटर दूध मंगवाया गया है। महाभोज के मेन्यू में दाल, पुलाव, रसगुल्ले, पुआ और नॉनवेज तक की व्यवस्था है। कुल मिलाकर अनंत सिंह का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन यह भरोसा बरकरार रहता है या नहीं, यह 14 नवंबर को सबसे पहले हम आपको बताएंगे। आपको यह चैनल देखना ही देखना है, लेकिन आप फिलहाल महाभोज की तैयारी और समर्थकों का जोश देखें। अनंत सिंह के घर पर अभी से, पटना में जो घर है उनका, उस घर पर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों का स्वागत किया जा रहा है और अभी से स्वागत के लिए बैनर और पोस्टर ये सब लगा दिए गए हैं। ये आप देखिए टेंट है, ये टेंट यहाँ लोग बैठेंगे, बैठ करके लोग भोजन करेंगे। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। एक बड़े हिस्से में टेंट लगाया गया है, दरी बिछाई जा रही है, गद्दे लगाए जा रहे हैं। जो लोग आएंगे मोकामा से या फिर जो उनके समर्थक बाहर से भी आएंगे, उनके लिए रुकने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। रसगुल्ला तैयार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, यहाँ रसगुल्ला बनाया जा रहा है। कितना रसगुल्ला बन रहा है? कितना रसगुल्ला बन रहा है? कितना बन रहा है? 2 लाख। 2 लाख रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं। आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हाई नहीं है? तो कॉन्फिडेंस जनता से आती है, जनता मेरे साथ है तो कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा। 365 दिन जनता के लिए लगे हुए अनंत बाबू। तो कुछ आकलन भी है कि कितने वोटों से जीत जाएंगे? 25,000 प्लस। 50 लोगों की टीम है जो खाना बनाने में लगी हुई है। कुल 9 चूल्हे यहाँ जलाए गए हैं और इसके ऊपर में आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं और उसमें मिठाइयाँ तैयार हो रही है, उसमें पकवान पकाए जा रहे हैं। चूंकि अनंत सिंह तो जेल में है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जीत तय है एग्जिट पोल में, भले ही जो कुछ भी हो, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए उन लोगों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अब बिहार चुनाव स्पेशल के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जिसका कोड वर्ड है एग्जिट पोल। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती दिख रही है और वो भी अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ। कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 2015 और 2020 में एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे और दोनों बार नतीजे उल्टे रहे थे। अब देखना है कि इस बार क्या होता है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर राजनीति खूब हो रही है। तेजस्वी यादव ने फिर दावा किया है कि अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी। अखिलेश यादव का कहना है कि सत्ता पक्ष द्वारा पहले से तैयार कुछ झूठे एग्जिट पोल गुमराह कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने
एग्जिट पोल का हवाला देते हुए कहा है कि हमें लग रहा है कि 2010 से अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी कहा है कि एग्जिट पोल वही बता रहा है जो जनता का रुझान है। जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी, याद कीजिए आप। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। एनडीए के तो बढ़त है, तो पब्लिक एग्जिट पोल तो वही कहेगा ना जो पब्लिक का भाव है। कोई ठिकाना नहीं है 2010 के स्ट्राइक रेट जो रहा है उस स्ट्राइक रेट से बेटर परफॉर्म करें। एनडीए आगे निकलते दिख रही है प्रकार से आप देखते हैं। देखिए एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूँ। 14 तारीख को क्या होगा नहीं होगा अभी हम नहीं बता सकते। मानता कोई नहीं है, लेकिन देखते समय एग्जिट पोल और सोशल मीडिया पर बड़े जबरदस्त मीम चल रहे हैं। हारे कोई भी, बदनामी का सबसे ज्यादा डर उस बेचारी ईवीएम मशीन को है। खैर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कांग्रेस के एक पोस्ट को टैग करते हुए चुनाव आयोग को टारगेट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और ईसी मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। राहुल के पोस्ट से कुछ देर पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अजीत झा नाम के एक शख्स की फोटो शेयर की है। पार्टी ने दावा किया है कि अजीत ने हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव तीनों में वोट किया है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि अजीत झा के पिता के भी 3 वोटर आईडी हैं। पार्टी ने पूछा है कि ज्ञानेश कुमार जी, ये सबूत काफी है? एग्जिट पोल के संकेत और उस पर हो रही राजनीति आपने देख ली है, लेकिन हर चुनाव के बाद दलों के अंदर सबसे बड़ा डर होता है हॉर्स ट्रेडिंग, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त का। खास तौर से जो विपक्ष में होते हैं उनके मन में शक रहता है, आशंकाएं होती हैं। यही हाल अभी महागठबंधन का है। इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग जैसे संभावित स्थिति से निपटने के लिए भी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को पता चला है कि जीते हुए विधायकों को आरजेडी तुरंत पटना बुला लेगी और उन्हें सिक्योर किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि जीतते ही विधायकों को अपनी निगरानी में पटना लेकर आएं। यहां से पार्टी अपने नवनिर्वाचित विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट करेगी, जहां कांग्रेस की सरकार है। छोटे दलों में भगदड़ की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में वीआईपी के मुकेश सैनी अपने विधायकों को फौरन पटना बुलाएंगे। यहां से उन्हें विशेष विमान के जरिए बंगाल भेजा जाएगा, जहां ममता बनर्जी की सरकार है। इसके अलावा मुमकिन है कि कांग्रेस आईपी गुप्ता की इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के विधायकों का जिम्मा भी उठाएगी। इसका ऑफर उसने अपनी तरफ से दिया है। अगर निर्दलीय विधायक महागठबंधन के साथ आते हैं तो उनकी हिफाजत भी की जाएगी। यानी नतीजों के बाद पार्टी या विधायक तोड़ने की नौबत आई तो महागठबंधन उसके प्लास्टर और मरहम पट्टी के लिए पहले से तैयार है, जिसमें इंडिया ब्लॉक की सरकार वाले राज्य अहम भूमिका में होंगे। अब एक बड़ी चिंताजनक खबर है। आपको याद होगा 2006 में एक कैंपेन चला था जिसका नाम था नोबडी किल्ड जेसिका। अब आज 2025 में मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से खबर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं निठारी कांड की और निठारी कांड में आए एक अहम फैसले की। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा वर्ष 2006 में निठारी केस खौफ का दूसरा नाम बन गया और मुनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोहली इसमें मुख्य आरोपी थे। पंढेर तो पहले ही रिहा हो चुके, अब सुरेंद्र कोहली को भी जेल से बाहर, वो भी बाहर आ गया। अपनी स्क्रीन पर आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं वो सुरेंद्र कोहली की जेल से बाहर निकलते हुए, ये देखिए जरा। इस दौरान मीडिया ने कोहली से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोहली चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। अब जरा इस केस की बात करते हैं। वर्ष 2006 में नोएडा के निठारी में एक नाले से 16 नर कंकाल मिले थे। इससे पहले लगातार ये खबरें आ रही थी कि इलाके के कई बच्चे गायब हुए हैं। जब बच्चों के कंकाल मिले तो हंगामा बच गया। जांच की गई तो घटना के तार निठारी की कोठी नंबर D5 तक पहुंचे। इस बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर अपने नौकर सुरेंद्र कोहली के साथ रहता था। पुलिस ने जघन्य अपराध के लिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लंबी जांच, अलग अलग अदालतों में सुनवाई के बाद अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया।
जिसमें सुरेंद्र कोहली को आरोपों से बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया गया है। मोनिंदर सिंह पंडेर पहले ही बरी हो चुके हैं, यानी लंबी जांच के बाद भी तमाम एजेंसियां इस मामले में आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। अगर आज आप निठारी कांड का एक्सरे करें तो वहां आपको 16 नहीं बल्कि 17 कंकाल दिखाई देंगे। 16 उन मासूम बच्चों के जिनकी चीखें निठारी की D5 कोठी की दीवारों में दब कर रह गई हैं और यह फैसला नहीं हो पाया कि बच्चों की उस दशा का जिम्मेदार कौन है। और 17वां कंकाल उस जांच का जिसे पिछले कई वर्षों से प्रतिष्ठित एजेंसियों ने अंजाम दिया। एजेंसियों की नाकामी से निकले जांच के इस कंकाल पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया है कि जांच में कोई दम नहीं था, कई तरह की लापरवाही बरती गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब पंडेर और सुरेंद्र कोहली दोनों के खिलाफ सबूत नहीं, दोनों ही इस मामले में शामिल नहीं थे, तो फिर उन बच्चों की हत्या का असली दोषी कौन है? इसीलिए मैं रिवाइंड करता हूं, यह घटना भी 2006 की है। नोबडी किल्ड जेसिका, याद आया आपको वो कैंपेन? पीड़ित परिवार भी जांच एजेंसियों से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली से जुड़ा यह 13वां मामला था जिसमें उसे बरी कर दिया गया। इससे पहले उसे 12 मामलों में बरी किया जा चुका है, यानी अब इस मामले के दोनों आरोपी बरी हो चुके हैं। फैसले के बाद सुरेंद्र कोहली को भी आज जेल से रिहा कर दिया गया, जो गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की रिहाई का आदेश देते हुए जो बातें कही वो काफी अहम है। ये बातें सीबीआई समेत उन तमाम जांच एजेंसियों पर सवाल हैं जिनके काम मामले की गहनता से जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह खेद की बात है कि लंबी जांच के बाद भी अपराधी की पहचान स्थापित नहीं हो सकी, क्योंकि संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, वो सबूतों की जगह नहीं ले सकता। जब तक अपराध साबित नहीं हो जाए कोई भी व्यक्ति निर्दोष ही रहता है और अपराध हमेशा सबूतों से ही साबित होना चाहिए। जब सबूत विफल हो तो सजा को रद्द किया जाए। चीफ जस्टिस BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, जब कोई जांच सही वक्त पर पेशेवर तरीके से की जाती है तो सबसे कठिन रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन इस मामले में असली अपराधी की पहचान करने में हुई लापरवाही और देरी ने पूरी प्रक्रिया को कमजोर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि खुदाई शुरू होने से पहले उस जगह को सुरक्षित नहीं किया गया। जांच के दौरान अहम वैज्ञानिक अवसर गंवा दिए गए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिजल्ट वक्त पर सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुए। ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे फॉरेंसिक तरीके से घटनाओं से जोड़ा जा सके। साथ ही परिवार और पड़ोस के गवाहों से पर्याप्त पूछताछ नहीं हुई, ना ही अंगों की तस्करी जैसे सुरागों की सही से जांच की गई। इस तरह की हर चूक ने सबूतों की विश्वसनीयता को कमजोर किया है, जिससे सच तक पहुंचने का रास्ता संकीर्ण हो गया। सोचिए जरा, कितना बड़ा कमेंट है, कितना बड़ा कमेंट, लेकिन कोई फर्क पड़ रहा है? वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि अदालत अपना कोई भी फैसला सबूतों के आधार पर सुनाती है। सबूत जुटाना जांच एजेंसियों का काम होता है। निठारी केस में यह काम सीबीआई को सौंपा गया था और सीबीआई के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कमेंट कर चुका है, क्योंकि पुलिस की जांच पर पहले दिन से सवाल उठ रहे थे। हालांकि यह जरूर बता दें कि गाजियाबाद जिला अदालत से कोहली और पंडेर को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जब मामला ऊपरी अदालतों में पहुंचा तो दोनों बरी हो गए। इस पर निठारी केस के पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहे हैं सोचिए। उनके हाथ खाली हैं, उन्हें जस्टिस नहीं मिली है। देखते हैं। ये निठारी की वही D5 है जहां मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली रहते थे और आरोप लगा कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को, लोगों को उनको हत्या की। बहुत सारे बच्चे निकले थे, 1 बोरा भर के सर भरे थे, 5 बोरा कपड़े भरे थे। जिस तरीके से पंडेर बरी हुआ, सुरेंद्र सिंह कोहली जो है उसको भी कोर्ट ने जांच सही नहीं पाए जाने पर बरी कर दिया। हमारे कहीं सुनाई नहीं भाई, गए तो गए कहाँ, हमारे बच्चे इसने नहीं मारे तो किसने मारे?
पूरी मीडिया को मालूम है, इसने खुद कबूला है सबके साथ में। इतना सब कर दिया, जब भी कोर्ट उसको बाहर निकाल रही है, अब गलती कर रही है कोर्ट भी है। किसने काटा है हमारे बच्चे को? इसके घर में सारी चीजें बरामद हुई तो कौन डाल के गया, कौन काटा है? जब प्रूफ नहीं था तो 18 साल जेल में कैद बगैर प्रूफ कैसे रखा? अब बरी हो गया, पैसे वाला है वो, उसी ने पंडेर ने ही उसको छुड़ाया है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन इसमें किया, वो बहुत ही फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन इनका रहा था। पंडेर मेन मुलजिम था, मेन उसको जो प्रूव करना था कि भाई ये डेड बॉडी आपके इसमें कहाँ से आई या आ रही आपके यहाँ पे कैसे बरामद हुई, उन सब का कोई जवाब इन्वेस्टिगेशन के अंदर में सीबीआई ने नहीं दिया था। हमारी अगली खबर में जो एक मेन कैरेक्टर है वीडियोग्राफर, उससे जांच एजेंसियां कुछ सीख सकती हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या है, खबर देखिए। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र में अमरावती में हुई एक शादी का जिक्र कर रहे हैं जहां दूल्हे से ज्यादा वीडियोग्राफर की चर्चा हो रही है। अरे वाह, खबरों को जरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल इस शादी में दूल्हे के 2 दोस्त पहुंचे थे। इनमें से एक ने स्टेज के पास दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों हमलावर हाथ में चाकू लहराते हुए वहां से तेजी से भागे, लेकिन इस बीच शादी के जश्न को रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन कैमरा लगाया गया था। इसके बाद वीडियोग्राफर ने जो किया उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। वीडियोग्राफर ने 2 किलोमीटर तक ड्रोन कैमरे से हमलावरों का पीछा किया। हालांकि आखिर में हमलावर भागने में कामयाब हो गए। यानी शादी की महफिल क्राइम जोन बन गई और अब लोग कह रहे हैं कि उसकी शूटिंग में तो डिटेक्टिव ड्रोन लगा था। अब इस पूरे वीडियो को डिकोड करते हैं। स्टेज से जैसे ही कैमरा जूम आउट होते ही दाईं तरफ पैन होता है, तभी अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग स्टेज से नीचे की ओर भागते हैं। कैमरा 360 डिग्री पैन होता है और फिर ड्रोन धीरे धीरे ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। रिसेप्शन हॉल के बाहर लाल जैकेट पहने एक हमलावर बाइक स्टार्ट करता है। तभी हाथ में चाकू लेकर दूसरा हमलावर पीछे आता है। उसने काले रंग की शर्ट पहन रखी है और सिर पे पोनी टेल बांधी हुई है। तभी पीछे से सफेद सफारी सूट पहने दूल्हे का रिश्तेदार आता है। हमलावर चाकू से उसे धमकाता है। दूल्हे का रिश्तेदार उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दोनों हमलावर भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है हमलावरों की ड्रोन चेज। आप देख सकते हैं दोनों हमलावर कच्चे रास्ते से होते हुए मेन हाईवे तक आ जाते हैं। इसी हाईवे पर भी ड्रोन काफी देर तक पीछा करता रहता है। इसके बाद दोनों हमलावर गायब हो जाते हैं। इस तरह ड्रोन कैमरे में दोनों हमलावरों का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया।